कभी सोचा है कि 50 सालों में कंप्यूटर से हमारे बात करने का तरीका कितना बदल गया है? चलिए, आज इसी कमाल के सफर पर चलते हैं। अच्छा, एक सवाल। 1970 के दशक की कोई पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा और आज के एडवांस्ड एआई सेफ्टी, इन दोनों में क्या रिश्ता हो सकता है? सुनने में तो कोई कनेक्शन नहीं लगता, है ना? लेकिन इसका जवाब एक ऐसी कहानी में छिपा है जो हमें दिखाती है कि टेक्नोलॉजी सोचती कैसे है और कैसे वो वक्त के साथ इवॉल्व होती है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक लेजेंडरी नाम, बेल लैब्स। जी हाँ, वही जगह जहां कंप्यूटर साइंस के कुछ सबसे बड़े और क्रांतिकारी आविष्कार हुए। तो कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। ये वो दौर था जब कंप्यूटर से बात करने का मतलब था मशीन पर पूरा सीधा कंट्रोल हासिल करना। साल था 1972। बेल लैब्स में एक भाषा बनी, नाम था बी। यही भाषा आगे चलकर दुनिया की सबसे मशहूर भाषाओं में से एक सी लैंग्वेज की बुनियाद बनी। और इसको बनाने का मकसद सिर्फ एक था, प्रोग्रामर के हाथ में मशीन की असली बेहिसाब ताकत देना। भाषा का पूरा खेल बस दो शब्दों पर टिका था, एल वैल्यू और आर वैल्यू। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक मेल बॉक्स। एल वैल्यू मतलब उस मेल बॉक्स का एड्रेस, उसका पता, और आर वैल्यू मतलब उस मेल बॉक्स के अंदर रखी चिट्ठी, यानी असली डेटा। सी ने प्रोग्रामर्स को पता और चिट्ठी दोनों पर पूरा कंट्रोल दे दिया। और ये कंट्रोल मिला एक्स और एंड एक्स जैसे सिंबल्स से। ये सिर्फ सिंबल नहीं थे, ये चाबियां थीं। इन चाबियों से कोई भी प्रोग्रामर कंप्यूटर की मेमोरी के किसी भी मेल बॉक्स में झांक सकता था या उसका पता जान सकता था। मतलब मशीन के दिल से सीधी बात, कोई बीच बचाव नहीं, कोई रोक-टोक नहीं। तो जब प्रोग्रामर्स के हाथ में मशीन पर इतना कंट्रोल आ गया, तो अगला कदम क्या था? जाहिर है, इस पावर को और बढ़ाना। चलिए देखते हैं कि जब इस ब्रूट फोर्स तरीके को कल्पना की हदों तक खींचा गया तो क्या हुआ। 3 करोड़। ये नंबर ताकत थी बेल की। बेल लैब्स की एक चेस मशीन जो हर एक चाल के लिए 3 करोड़ अलग अलग संभावनाओं को देख सकती थी, उन्हें परख सकती थी। ये किसी भी इंसान के सोचने की ताकत से बहुत बहुत आगे था। देखिए, हम इंसान कैसे सोचते हैं? हम पैटर्न पहचानते हैं। जैसे शतरंज में एक मशहूर पैटर्न है फिलिडोर्स लेगेसी। लेकिन बेल की सोच अलग थी। वो ब्रूट फोर्स कैलकुलेशन से ऐसी कमाल की चालें निकालती थी जिन्हें दुनिया के बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स भी ब्लंडर, यानी एक बड़ी गलती समझ बैठते थे। क्यों? क्योंकि उन चालों के पीछे का लॉजिक इतना गहरा था कि इंसानी दिमाग वहां तक पहुंच ही नहीं पाता था। ये थी कंप्यूटेशनल पावर की असली शक्ति। जैसा कि एक पुराने चेस प्रोग्राम के बारे में एक्सपर्ट हैंस बर्लिनर ने कहा था, कैसा ने वो चाल मात से बचने के लिए चली थी, और वहां मौजूद एक भी खिलाड़ी को अंदाजा तक नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन के दम पर वो सच देख पा रहा था जो इंसानी आंखों से पूरी तरह ओझल था। तो ठीक है, हमारे पास मशीन पर कंट्रोल था, उसे स्केल करने की पावर भी। लेकिन अब एक नई चुनौती दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। दुनिया भर में फैलते हुए नेटवर्क वाले कंप्यूटर्स की इस उलझी हुई दुनिया को कैसे संभाला जाए? 80 के दशक के आखिर तक ऑफिसों और घरों में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। माहौल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था। तब बेल लैब्स की उसी विजनरी टीम ने एक सवाल पूछा, क्या हम इस पूरी कनेक्टेड दुनिया को एकदम सिंपल बना सकते हैं? और उनका जवाब था प्लान 9। प्लान 9 का आइडिया सुनने में जितना सिंपल था, उतना ही पावरफुल भी। आइडिया था, हर चीज को एक फाइल की तरह देखो, चाहे वो आपकी हार्ड ड्राइव पर कोई डॉक्यूमेंट हो या नेटवर्क पर लगा हुआ कोई प्रिंटर या फिर किसी दूसरे देश में रखा सर्वर। सब तक पहुंचने का तरीका एक ही होगा, एक सिंपल सा फाइल पाथ। ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी को खूबसूरती से छुपाने का एक लाजवाब तरीका था। तो हमने कंट्रोल से पावर और पावर से सिंप्लिसिटी तक का सफर तय कर लिया। अब कहानी आज के दौर में आती है, जहां दशकों से बने हुए कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर ने हमारे सामने एक बिल्कुल नई और शायद ज्यादा खतरनाक चुनौती खड़ी कर दी है। आज के बड़े बड़े एआई मॉडल्स और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एक छुपे हुए दुश्मन से जूझ रहे हैं, साइलेंट एरर्स। ये वो गलतियां हैं जहां प्रोग्राम क्रैश नहीं होता, कोई वार्निंग नहीं देता, बस चुपके से गलत डेटा का इस्तेमाल करके बेतुके नतीजे दे देता है। इन एरर्स को ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है, और ये खामोशी से हमारे नतीजों में गलतियां और बायस घोल सकते हैं। तो इसका जवाब क्या है?
एक नया आइडिया है जिसे कहते हैं फैंटम टाइप्स। देखिए, पुराने तरीके कोड को बस ये बताते हैं कि डेटा क्या है, एक नंबर है या टेक्स्ट है। लेकिन फैंटम टाइप्स एक कदम आगे जाते हैं। वो कोड को ये भी बताते हैं कि उस डेटा का मतलब क्या है। जैसे कि ये इंडेक्स सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक काउंटियों को घरों से जोड़ने वाला इंडेक्स है। ये एक तरह से कोड को समझ यानी मीनिंग देने जैसा है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है। टाइपेजिस नाम का एक सिस्टम इसे असलियत में लागू करता है। ये टेबल सीधे सोर्स रिसर्च से ली गई है और ये साफ साफ दिखाती है कि कैसे ये अप्रोच उन खतरनाक साइलेंट एरर्स को पकड़ लेता है जो आमतौर पर नजर ही नहीं आते। ये एक तरह से कोड के लिए एक सेफ्टी नेट है जो उसे बेतुके नतीजे देने से रोकता है। तो ये 50 साल की बातचीत, ये एवोल्यूशन हमें कहाँ ले आया है? हमने शुरुआत की थी मशीन पर सीधे कंट्रोल से, और आज हम कोड की करेक्टनेस यानी उसकी शुद्धता और समझ की बात कर रहे हैं। इस पूरी यात्रा को हम 4 बड़े पड़ावों में देख सकते हैं। 1972 की बी लैंग्वेज ने हमें मशीन पर कंट्रोल दिया। 1981 की बेल चेज मशीन ने हमें कंप्यूटेशनल पावर की ताकत दिखाई। 90 के दशक के प्लान 9 ने कॉम्प्लेक्सिटी को संभालने के लिए एब्स्ट्रैक्शन का रास्ता दिखाया। और आज 2020 के दशक में टाइपिस्ट जैसे सिस्टम हमें सेमेंटिक करेक्टनेस यानी अर्थपूर्ण शुद्धता की ओर ले जा रहे हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन नहीं है, ये इस बात का एवोल्यूशन है कि हम अपने आइडियाज को कोड में कैसे दिखाते हैं। हमने मेमोरी एड्रेसेस से शुरुआत की, फिर चेसबोर्ड के सर्च ट्रीज तक पहुंचे, उसके बाद फाइल पाथ्स की दुनिया बनाई और अब हम सिमेंटिक टाइप्स तक आ गए हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। 50 सालों तक एक के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बनाने के बाद क्या हमारा अगला फ्रंटियर, हमारा अगला बड़ा मिशन अपने कोड को उसका खुद का मतलब समझाना है? शायद भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा आविष्कार यही हो।